गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोगों के बीच में 7th क्लास के बचे हुए जो चैप्टर्स हैं साइंस में वो यूट्यूब के माध्यम से आपको दे रहे हैं। कुछ बच्चों की जो है व्हाट्सएप पे ये एक कंप्लेन रही, सर 5th चैप्टर नहीं कराया गया है। तो 5th चैप्टर के लिए आप सभी लोग वीडियो देखें, वीडियो में सारी चीज़ें करा दी गई हैं। और आज से 6th चैप्टर से शुरुआत करते हैं और 5th चैप्टर का जो मैटर ना हो उसके लिए यूट्यूब के वीडियो को एक बार अवलोकन करें, उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आज आपके सामने 6th चैप्टर से संबंधित बातें करेंगे और इसकी एक्सरसाइज आपके व्हाट्सएप पे 6 और 7th की सेंड कर दी गई है और उससे एक्सरसाइज आप कर लेंगे। क्वेश्चंस भी भेजे गए हैं, आंसर्स यहाँ जो कुछ हैं उनको हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। चैप्टर 6 आपके बीच में है और इस चैप्टर 6 का जो नाम है वो ध्वनि है, साउंड। क्या है? साउंड, ध्वनि। और ध्वनि से संबंधित बातें करेंगे आज। और इसमें जो सिलेबस में है, ध्वनि क्या होती है, ध्वनि के प्रकार और ध्वनि से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे कंपन करती हुई कोई वस्तु आपके सामने है, कंपन करती हुई कोई वस्तु है तो उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। और दूसरा है ध्वनि संचरण, किन किन माध्यमों में ध्वनि का संचरण किस प्रकार होता है। ये हुआ ध्वनि संचरण, जैसे ठोस, द्रव और गैसीय माध्यम में ध्वनि का संचरण किस प्रकार होता है। ध्वनि परावर्तन पढ़ेंगे, जंतुओं द्वारा श्रवण, शोर और ध्वनि की चाल इत्यादि पर चर्चा करेंगे। तो ध्वनि क्या होती है, पहले इसके बारे में जानें। ध्वनि एक प्रकार की कंपन होता है और वह कंपन हमें जब सुनाई देता है तो उसे कहते हैं ध्वनि। यानी उसी कंपन को हम लोग सुनते हैं कान के द्वारा और कंपन को एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करके माइंड उसको क्या करता है, ट्रांसलेट करता है और वही ध्वनि हम जो है परिवर्तित करते हैं। अर्थात कहने का मतलब होता है जो कंपन होता है उसको ध्वनि में कन्वर्ट करने का जो है माध्यम हमारे कान है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। आपने वृक्षों पर बैठे पक्षियों के चहचहाने की ध्वनि तथा गीत संगीत की ध्वनि का आनंद अवश्य उठाया होगा। आप अपने माता पिता और मित्रों से बातचीत की ध्वनि, विद्यालय की घंटी की ध्वनि, सड़कों पर दौड़ते वाहनों की ध्वनि, रेडियो और टेलीविज़न में प्रसारित विभिन्न कार्यक्रमों की ध्वनियाँ सुनते रहते हैं। हवा के कारण वृक्षों के पत्तियों के सरसराहट की ध्वनि तथा मानसून के दिन में छत, खपरेल या छप्पर पर बरसते पानी की बूंद आदि गर्जना इत्यादि आप ध्वनि के रूप में सुनते होंगे। ठीक है ना। तो इसके बारे में दिया, ध्वनि के बारे में क्या क्या आस पड़ोस चीज़ें देखते हैं। जैसे यहाँ पर वस्तुएं दी हैं और किस प्रकार की ध्वनि ये उत्पन्न करते हैं। जैसे कुत्ते के भौंकने की तीक्ष्ण ध्वनि होती है, कौवे की अप्रिय होती, काँव काँव बोलता है। बांसुरी की प्रिय होती है, ढोलक की आवाज़ तीव्र होती है, शेर का दहाड़ना भयावह होता है। मतलब क्या होता, भयावह का मतलब होता है डरावना। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें दी गई हैं, जैसे ध्वनि आपको लगे उस तरीके से इस कॉलम को करना होता है। आगे वाद्य यंत्रों के बारे में बताया गया। वाद्य यंत्र जैसे ढोलक, ठीक है ना, मृदंग, तबला, सितार, गिटार, वायलिन, बांसुरी और शहनाई इत्यादि एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है और वह ध्वनि हमें प्रिय लगती है। तो ये सारी ध्वनि होती हैं जो वाद्य यंत्रों के द्वारा होती है। अब वाद्य यंत्रों के द्वारा ध्वनि जो उत्पन्न होती है वो आप देखेंगे, जैसे वायलिन की बात करें, गिटार या सितार की बात करें तो इसमें डोरी को खींच करके छोड़ना होता है। तो छोड़ने से ध्वनि के जो तार होते हैं उनमें रगड़न होती है और रगड़न होने के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है, अर्थात कंपन उत्पन्न होता है और यही कंपन ध्वनि के रूप में हमें सुनाई देता है।
फिर ये क्रियाकलाप दिया, एक कील इधर एक कील इधर, बीच में तार होता है। यदि हम क्या करें, इसको खींचें और खींचने के बाद क्या करें, छोड़ दें, तो झन 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 की आवाज़ आती है। अर्थात ये जो तार होता है ये क्या करता है, कंपन करता है बेटा। क्या करता है, कंपन करता है। और इसी कंपन के कारण आपको कंपन जो होता है वो ध्वनि के रूप में कन्वर्ट होता है और आपको सुनाई देता है। ठीक है, बातें समझ में आ रही होंगी। इसी तरीके से ध्वनि उत्पन्न करने के लिए अन्य कई, रबड़ ले लिया, रबड़ ये बैंड है और ये हाथ में ले लिया, इसको हमने क्या किया, खींचा। जो आप लोग बच्चे हैं तो आप लोग ऐसा करते होंगे, दो रबड़ बैंड को ऐसे खींच करके दांत में फंसा करके छोड़ते होंगे, झन 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 करता होगा। तो ये सभी कैसे हैं एग्जाम्पल, ये सभी ध्वनि के जो है उत्पन्न करने के महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। ध्वनि का संचरण कैसे होता है, ये तो ध्वनि के बारे में आपने पढ़ा। ये ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, कंपन के द्वारा जो है ध्वनि उत्पन्न होती है। फिर उसके बाद में संचरण के माध्यम, तो ध्वनि अगर निर्वात में होता है, जहाँ पर कोई भी वायु ना हो, अगर निर्वात में ध्वनि उत्पन्न की जाए तो वह ध्वनि हमें कभी भी सुनाई नहीं देगी, क्योंकि निर्वात में ध्वनि के लिए संचरण माध्यम नहीं होता है। अर्थात संचरण माध्यम के बारे में बात करो तो ये कितने प्रकार की होती है, ये होती है ठोस, द्रव और गैस। बेटा समझ में आ रहा है। चलो, ध्वनि का संचरण प्रयोग के आधार पर यह ज्ञात किया गया है कि ध्वनि के संचरण निर्वात में नहीं होता है। जैसे अभी हमने बताया, ध्वनि ठोस, द्रव या गैस तीनों माध्यम में हो सकती है, अर्थात ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो वायु में ध्वनि का संचरण क्या होता है, जब कोई वस्तु कंपन करती है तो सबसे पहले वह निकटतम वायु के कण में कंपन उत्पन्न करती है और ये कण आगे कंपित होते जाते हैं। इस प्रकार कान तक कंपन की ध्वनि हमें सुनाई देती है और यही ध्वनि है। बात समझ में आई कि पहले कंपन होता है, और कंपन क्या होता है, जो उसके चारों तरफ पाए जाने वाले जो कण होंगे उनमें कंपन होना शुरू होगा। तो कंपन होते होते अगले कण में, अगले कण में, इस तरीके से एक कण से दूसरे कण में कंपन उत्पन्न होता है और यही कंपन जो है हमारे कानों तक पहुंचता है, जिसको रिसीव करते हैं हमारे जो है सेंसरी आर्गन और उसको ध्वनि में कन्वर्ट करते हैं। इज दैट क्लियर। फिर बात करते हैं ध्वनि का संचरण किन माध्यमों में सबसे ज़्यादा और किन माध्यमों में सबसे कम होता है। पहला तो आपने द्रव की बात करें, फिर उसके बाद में ठोस में कर, गैस में किया, फिर द्रव में ध्वनि का संचरण करेंगे। तो द्रव में पानी का ये है और दो टुकड़े लीजिए और दोनों टुकड़ों को आपस में टकराइए, तो देखते हैं कि जो ध्वनि है उसकी जो कंपन होगा वो कम होगा। क्यों? क्योंकि द्रव में जो कंपन होता है उसकी मात्रा क्या होती है, वो कम होती है, क्योंकि वो द्रव अवस्था में अणु हैं और वो प्रसार जो एक स्थान से दूसरे स्थान, अर्थात एक कण से दूसरे कण में जो कंपन उत्पन्न होता है उसमें संचरण की गति क्या होती है, कम होती है। ठोस में सबसे ज़्यादा होती है। टीन के दो डिब्बे लीजिए, आप लोग खेले होंगे, एक डिब्बा इधर एक डिब्बा उधर और तार से दोनों को बांध दीजिए, इधर से बोलिए या आवाज़ करिए, उधर बहुत तेज सुनाई देगा। अर्थात टिन के दो डिब्बे लें, प्रत्येक डिब्बे की तली में बीच में छेद कर दें, इन छिद्रों को लगभग 10 से 20 मीटर लंबे धागा डाल दें, धागे के प्रत्येक सिरे पर पिन लगा दें, इधर उधर पिन से बांध दीजिए डिब्बे के अंदर। अब क्या करेंगे, दूसरे सिरे पर ठोकने पर आवाज़ इधर बहुत तेज़ी से होती है, अर्थात ठोस अवस्था में ध्वनि का जो संचरण होता है सबसे अधिक होता है। क्लियर बेटा। एक ये एग्जाम्पल दिया गया, ये और ये दो जो है लोहे की जो है लगा दी गई ट्यूब्स, और लोहे की ट्यूब्स ऐसा लगाया गया कि यहाँ से टकराने के बाद जो तरंगे होती हैं, यानी ध्वनि का संचरण जो होता है वो इस माध्यम से टकराने के बाद इसमें प्रसारित हो जाए। तो क्या करते हैं, यहाँ घड़ी रख देते हैं, घड़ी के टिक टिक की आवाज़ यहाँ से सुनेंगे तो आपको साफ और तेज़ समझ में आएगी कि टिक टिक की आवाज़ आप तक कानों तक तेज़ पहुँचेगी। अगर ऐसे सुनेंगे तो कम पहुँचेगी, पर ऐसे सुनेंगे तो बहुत तेज़ी से पहुँचेगी। ठीक है ना। स्फिग्नोमीटर भी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो ऐसे एग्जाम्पल हैं आपके बीच में। फिर उसके बाद में देखते हैं क्या होता है, ध्वनि आपको सुनाई पड़ती है क्यों, या ध्वनि परावर्तन के कारण सुनाई पड़ती है। जब दोनों बेलनों का झुकाव एक समकोण में होता है,
तो आवाज़ आपको सुनाई देगी, जैसे घड़ी का दिखाया था। इसी तरीके से सिनेमा हॉल की विशेष डिजाइन से बनाया जाता है तथा कालीन तथा कुर्सियों पर मोटी परत लगी होती है। आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कालीन वगैरह से जो आवाज़ होती टकराती है और टकराने के बाद क्या करती है? प्रतिध्वनि करती है, वापस बार बार गूंजती है। इसी कारण जो है पिक्चर हॉल के, सिनेमा घरों के जो है मैट्स वगैरह कैसे बनाए जाते हैं? हार्ड बनाए जाते हैं। क्लियर बेटा? अगर हमें ध्वनि की चाल निकालनी है तो आपको पहले भी पढ़ाया गया, चाल बराबर दूरी बटे समय, इसी से निकाल सकते हैं। तो न्यूमेरिकल आएंगे तो वहाँ पर देखा जाएगा। अब बात करते हैं गूंज का उत्पन्न होना। गूंज का मतलब होता है प्रतिध्वनि, मतलब बार बार अगर कोई आवाज़ टकराने के बाद आपके कानों तक पहुंच रही है, इसका मतलब होता है कि प्रतिध्वनि हो रही है। और प्रतिध्वनि ही क्या कहलाती है? गूंज कहलाती है। यानी एक ही ध्वनि को बार बार कानों तक आने की प्रक्रिया को प्रतिध्वनि कहते हैं। और प्रतिध्वनि के लिए क्या चाहिए? माध्यम चाहिए, अर्थात जब आवाज़ हो तो आवाज़ कहीं दीवारों से या किसी सतह से टकराने के बाद बार बार आपके पास लौटे, इसको कहते हैं गूंज या प्रतिध्वनि। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे कानों के विषय में दिया गया है। ठीक है ना? कान एक कोमल एवं संवेदी अंग होती है, इसकी सुरक्षा आवश्यक है, तो इसके लिए सावधानी बरतना चाहिए। कह रहा कान की उचित देखभाल करें, कान के अंदर कोई ऐसी वस्तु ना डालें जो कान को क्षति पहुंचाएं। कान के पर्दों की छत से मनुष्य बहरा हो सकता है। कान में किसी प्रकार की तकलीफ होने पर डॉक्टर से संपर्क करें। कान एक कोमल अंग है जिसकी देखभाल करना सावधानी पूर्वक से करनी चाहिए। चलो बात करते हैं शोर क्या होता है। देखो ध्वनि क्या होता है, जब मीडियम तरंग से जो है कंपन होता है तो ध्वनि होता है, और यही तेज साउंड में होता है तो उसी को नाम दिया जाता है शोर। क्या नाम दिया जाता है? शोर। जैसे मच्छरों का भिनभिनाहट, तो मच्छरों या मक्खियों का जो भिनभिनाहट होती है, तो भिनभिनाहट क्या एक्चुअल में होती है? भिनभिनाहट एक प्रकार की क्या होती है? शोर होता है। क्यों? क्योंकि उसकी भिनभिनाहट की आवाज़ आपको अच्छी नहीं लगती है। लाउड स्पीकर बज रहा है, उच्च ध्वनि में कोई बात कर रहा है, पटाखे फूट रहे हैं, तो ये ऐसी ध्वनियाँ होती हैं जो अप्रिय लगती हैं, जो अच्छी नहीं लगती हैं। और जो ध्वनियाँ अप्रिय लगती हैं वे सभी शोर कहलाते हैं। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, जैसे कोई हार्न बजा रहा है, टीवी रेडियो वगैरह तेज चला रहे हो, तो ये सभी कैसे होते हैं? शोर। और शोर का हमारे कानों पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए जो स्वर यंत्र होते हैं, जो कान में स्वर यंत्र होते हैं, स्वर यंत्र पर जो है शोर का बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना? अब बात करते हैं ध्वनि की चाल। ध्वनि की चाल देखो, बादल का गड़गड़ाहट होने पर क्या होता है? पहले बिजली की चमक दिखाई देती, बाद में आवाज़। मतलब कहने का मतलब ये है कि ध्वनि जो होती है, ध्वनि की जो चाल होती है वो प्रकाश की चाल से कम होती है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि जो प्रकाश की चाल होती है, आप देखते हैं बादल में बिजली कड़कड़ाती है तो पहले कड़कड़ाहट आपको लाइट दिखाई पड़ेगी और फिर उसके बाद में साउंड दिखाई पड़ेगा। तो इससे क्या तात्पर्य हुआ? इससे यह तात्पर्य हुआ कि आप तक जो आवाज़ आ रही है वो धीरे आ रही है, जबकि दोनों क्रियाएं साथ साथ हुई हैं। ठीक है ना? बात समझे कि नहीं? अब बात करते हैं इसकी एक्सरसाइज पे। आपको हमने व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया है, जो चीज़ें नहीं क्लियर हो रही यहाँ से क्लियर कर लीजिए। जैसे तबले में ध्वनि उत्पन्न होती है आघात से, यानी पीटते हैं तभी ध्वनि उत्पन्न होती है। वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपन की संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। ठीक है बेटा, क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। अब यहाँ देखिए, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? कम होती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, इसमें गलत लगा है निशान, ये ठोस लगाइएगा, इसको ठोस आंसर है इसका। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में सही और गलत का विकल्प। ध्वनि कंपन से उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल गलत।
ताप बदलने से ध्वनि की चाल बढ़ती है, बिल्कुल ताप बढ़ेगा ध्वनि की चाल बढ़ेगी। ध्वनि प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन नहीं करती, बिल्कुल गलत है, करती है क्योंकि टकराने के बाद वापस आती है। 1 हर्ट्ज का अर्थ क्या हो, 1 कंपन प्रति सेकंड होता है, बिल्कुल सही है। भरने वाले पे चले आओ। कंपन करती हुई वस्तु का अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है, क्या होता है, आयाम कहलाता है। ध्वनि संचरण के लिए क्या चाहिए, माध्यम चाहिए। किसी माध्यम में निश्चित ताप पर ध्वनि की चाल क्या होती है, बोलो, निश्चित होती है। हर एक माध्यम में ध्वनि की चाल क्या होती है, निश्चित। कंपन करने वाली वस्तु द्वारा एक कंपन में लगे समय को उसका क्या कहते हैं, आवर्त काल कहते हैं। फिर आते हैं कालम को मैच करना। तो बांसुरी की ध्वनि क्या होती है, फूंक मारकर उत्पन्न करते हैं, बिल्कुल उत्पन्न करते हैं। गिटार की ध्वनि कैसे निकलती, कार में जो तार होता है उसमें कंपन कराते हैं। अनियमित कंपन से उत्पन्न ध्वनि को हम लोग क्या कहते हैं, शोर कहते हैं, ठीक है ना। कान के पर्दे में पर बहुत अधिक तेज ध्वनि पड़ने से क्या होता है, बहरापन हो सकता है। ये रहे आपके एक्सरसाइज जो आपके व्हाट्सएप पर भी सेंड कर दिए गए हैं। फिर आती है प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए ध्वनि उत्पादक तथा परावर्तक तल के बीच न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए। तो अभी हमने आपको एग्जाम्पल हमने कराया है, ठीक है ना, ये वाला एग्जाम्पल ये कराया है, ये वैसा ही है, देख लीजिए, ये उसी का जो है आंसर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ समझे। प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए ध्वनि उत्पादक तथा परावर्तक तल के बीच न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए, न्यूनतम दूरी कम से कम होनी चाहिए। किसी खाली बड़े हॉल में आवाज़ करने पर उसकी आवाज़ गूंज क्यों सुनाई देती है, तो इसका आंसर है प्रतिध्वनि के कारण बड़े आवाज़ में जो है गूंज सुनाई देती है, क्योंकि आवाज़ बार बार दीवारों से टकराती है और टकराने के बाद हमारे कानों तक पहुंचती है। एक क्रियाकलाप के द्वारा स्पष्ट कीजिए कि कंपन से ध्वनि उत्पन्न होता है। तो आपको पीछे हमने कराया है, पढ़ा चुके हैं। क्रियाकलाप क्या है, ये वाली क्रियाकलाप, आपको ये वाली क्रियाकलाप को लिखना है। ये ठोस वाली जो क्रियाकलाप है इसी क्रियाकलाप को लिख दीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठोस में सबसे ज़्यादा जो है ध्वनि का संचरण होता है, तो इस क्रियाकलाप को आपको पूरा राइट करना है और फिगर बनाना है। ठीक है बेटा। फिर बात करते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में 4-4 पद हैं, प्रत्येक पद में 3 पद किसी ना किसी रूप से एक से हैं और एक पद अन्य तीनों से भिन्न है। तो आपको पहचाना है, जैसे ढोल कैसे बजता है, पीटने से। मृदंग कैसे बजता है, पीटने से। तबला कैसे बजता है, पीटने से। वायलिन तो नहीं बजता पीटने से, तो यही गलत हो गया। ठीक है, सीटी, बांसुरी, ढोलक और माउथ ऑर्गन। सीटी, बांसुरी और माउथ ऑर्गन मुंह से बजता है, जबकि ढोलक पीटने से बजता है। तो इसका आंसर हो गया ढोलक। ठीक है बेटा, आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसके बाद में अगली वीडियो आपके सामने आएगी जिसमें चैप्टर 7 के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। धन्यवाद।